शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, बात करेंगे एमपी टेट बाल विकास प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। बाल विकास एवं शिक्षा साज के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। बाल विकास प्रैक्टिस सेट बाई जायसवाल कोचिंग सेंटर, न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग लाटेस्ट 30 क्वेश्चन करेंगे, जो सीडीपी में आपके 30 में से 30 लाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता है कि बाल विकास सीडीपी यानी पेडागॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके शिक्षक भर्ती में। तो ये लाटेस्ट हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आए हैं, जो बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जो आपके क्वालिफिकेशन करने के लिए 90+ अंक लाने के लिए बहुत ही मदद करेंगे, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी शिक्षक बंधु तैयार हैं इस महत्वपूर्ण टॉप 30 एमसीक्यूज को अटेंड करने के लिए प्रैक्टिस सेट में? और साथ ही साथ 30 में से आपका फीडबैक क्या है, ये कमेंट में बताने के लिए सभी लोग तैयार। ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए है। इस मॉक टेस्ट को 30 क्वेश्चंस रहेंगे। इस मॉक टेस्ट में सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है और फीडबैक करना है। बच्चे का थूकना तथा बबलाना, यह किसका संबंध हो जाता है? सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था। तो बच्चे का थूकना या बबलाना जो संबंध होता है, किससे होता है? सभी लोग बताइएगा। भाषा विकास से। अक्सर आप देखते होंगे कोई बच्चा जब बोलता है या कुछ करता है, तो उसका जो मुंह का थूक या थोड़ा जो थूकी बोलते हैं या पानी आपके सामने आता है, तो एक जिह्वा का प्रेशर से होता है। जब बच्चा बोलता है तो वह प्रेशर होता है, अंदर एक हवा आती है, जो आपके जो उसके थूक होता है, जो पानी होता है लार का, वो आपके सामने आता है। और अक्सर कई इंसानों में भी देखा जाता है। तो बच्चे का थूकना या बबलाना यह भाषा विकास से संबंधित होगा, ना ही आपका सामाजिक विकास, व्यक्तित्व, ना ही शारीरिक। किसमें आ जाएगा आपका ये? भाषा विकास। आइए, अब सभी शिक्षा बंधु समझ चुके होंगे। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये संभावित प्रश्न है, आपके 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि वंशानुगत कारक बच्चे के खाली स्थान के समय से अपना प्रभाव शुरू करते हैं। विकास, वृद्धि, गर्भाधान या प्रारंभिक वर्ष पुरुष महिला। तो मेरे प्यारे मित्र, मेरे शिक्षक बंधु, आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि जब भी वंशानुगत कारक है, एक ऐसा टॉपिक है वंशानुगत कि यहाँ से एक प्रश्न अनिवार्यतः पूछा ही जाता है। तो वंशानुगत कारक जो होते हैं बच्चे के खाली स्थान के समय में अपना प्रभाव शुरू करते हैं, तो गर्भाधान। वंशानुगत जो कारक होते हैं बच्चे के गर्भाधान के समय से अपना प्रभाव जो है शुरू कर देते हैं। तो वंशानुगत आपने समझ लिया। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि किसी की आनुवंशिकता के समय निर्धारित की जाती है परिपक्वता, गर्भधारण, विकास या जन्म। देखिए, जब किसी बच्चे की आनुवंशिकता, क्योंकि आनुवंशिकता एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न शिक्षक भर्ती में 101% पूछे जाते हैं, इसलिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो किसी की आनुवंशिकता के समय निर्धारित जो की जाती, क्या निर्धारित किया जाता है? गर्भधारण। क्योंकि आनुवंशिकता के समय में परिपक्वता, विकास, जन्म, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो निर्धारित होता है वह होता है गर्भधारण। और अगला प्रश्न और भी इम्पॉर्टेंट है, और आप बोलेंगे सर इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि प्रीवियस में पूछा गया है, संभावित प्रश्न रिपीट हो सकता है, कि बालक के विकास की प्रक्रिया कैसे होती। और आपको पता है संपूर्ण पेडागॉजी बालक के विकास पर निर्धारित होती है। संपूर्ण जो पेडागॉजी बालक के विकास के इर्द गिर्द घूमती है, और बालक के विकास से 3 से 4 प्रश्न पूछा ही जाता है इस टॉपिक से। तो बालक की विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधु, आपने प्रीवियस में पेपर में दिया होगा, तो आप सभी लोग जानते हैं। नहीं दिया फिर भी जान लीजिए कि बालक के विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। क्योंकि यह एग्जाम में प्रश्न आना ही आना है, किसी भी प्रकार से पूछा जाए, लेकिन प्रश्न तो आएगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वंशानुक्रम पर, वातावरण पर, वंशानुक्रम वातावरण दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई। तो शिक्षकों, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स, आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यार्थी के विकास का निर्भर करता है। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आपसे प्रश्न अगर कोई पूछ लिया जाए कि ये बालक बालिका विद्यार्थियों का विकास किस पर निर्भर करता है, तो आपका जवाब होना चाहिए वंशानुक्रम पर भी निर्भर करता है, वातावरण पे। इसलिए कहते हैं ना, बच्चे के परवरिश का वातावरण अच्छा होना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा होना चाहिए, जहाँ बच्चा रह रहा है वहाँ का वातावरण अच्छा होना चाहिए। वंशानुक्रम तो है ही है, माता पिता जो उनसे जीन्स होते हैं, वंशानुक्रम जो मिलता है, उसके साथ साथ वातावरण भी इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बच्चे का वातावरण जैसे मिलेगा, बच्चा वैसे ही आपको सीखता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क अभिमुख नियम, जिसे हम सेफेलोकाउडल लॉ के नाम से जानते हैं, ये किससे संबंधित होता है?
विकास से, वृद्धि से, भावना से, परिपक्वता से। ये आपके 2019 में जो पेपर हुआ था एमपी टेट का, उसमें पूछा गया था कि मस्तिष्क अभिमुख जो नियम होता है आपके सेफलोकाउडल लॉ, ये किससे संबंधित हो जाता है? तो ये विकास से संबंधित हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ रहे हैं। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका प्रत्येक कमेंट, फीडबैक जायसवाल सर हाथ जोड़कर अभिनंदन स्वागत करते हैं, स्वीकार करते हैं। साथियों, बालक का विकास किसका परिणाम होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण की अंतः प्रक्रिया या आर्थिक कारकों पर। ये कई बार पूछा गया है। आंसर आपका सेम होगा, प्रश्न आपके बदल जाते हैं। प्रश्न बदलें लेकिन आपका आंसर वही होना चाहिए। यानी बालक का विकास का अगर पूछा जा रहा है तो वंशानुक्रम, वातावरण, ये दोनों चीज़ें होंगी। और अगर इन अंतः प्रक्रिया तो ये और बेस्ट हो जाता है। जब भी बालक के विकास की जिक्र, दो आपको शब्द ढूंढना है, वंशानुक्रम और वातावरण। बस वही आपका आंसर टिका होगा। अगला है मानव व्यक्तित्व परिणाम है। किसका परिणाम होता है? केवल अनुवांशिकता का, पालन पोषण, शिक्षा का, अनुवांशिकता, वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल सीख से। अभी तक बालक विकास की बात करें, लेकिन मानव व्यक्तित्व भी आपका, चाहे बालक व्यक्तित्व पूछा जाए चाहे मानव व्यक्तित्व, ये भी आपका अनुवांशिकता, वातावरण की अंतःक्रिया का है। हमने इस प्रश्न का लाने का उद्देश्य यही है कि बालक के व्यक्तित्व और विकास का मत समझिए, मानव व्यक्तित्व का भी परिणाम आपका अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का होता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत जरूरी है साथियों। अगला प्रश्न है हिलना, अवसाद, डर, भय, ये किसके लक्षण कहलाते हैं? मृगी, मनोविकृति, मानसिक बीमारी या मानसिक गिरावट। तो मनोवैज्ञानिक से प्रश्न आते हैं तो हिलना, अवसाद, डर, भय, ये सारे लक्षण मानसिक बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है। काफ़ी सारे लोग मनोविकृति का भी कर लेते हैं। तो मनोविकृति एक अलग चीज़ है, और क्योंकि यहाँ पे लक्षण पूछा गया है इसलिए मानसिक बीमारी हो जाए। क्योंकि मनोविकृति अगर बात करें तो मनोविकृति में ये सारी चीज़ें नहीं आती। अगला प्रश्न देखिएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? जैविकी विशिष्टताएं, वंशानुक्रम सूचनाएं, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां, या हमारे आसपास का वातावरण। तो साथियों, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से जो अभिप्राय होता है वह जैविकी विशिष्टताएं और वंशानुक्रम सूचनाएं होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति, शारीरिक दोष, अमूर्त चिंतन का भाव, या मौलिकता। तो इनमें से जो घटक आपके मंदबुद्धि बालक के लिए आवश्यक होता है वह सीखने में मंद गति, शारीरिक और अमूर्त, ये चीज़ें मंदबुद्धि के लिए लक्षण हैं। लेकिन जो मौलिकता होती है, मौलिकता ऐसा घटक है जो मंदबुद्धि बालकों के लिए आवश्यक नहीं होता। यानी मंदबुद्धि बालकों की पहचान मौलिकता नहीं होता है। मंदबुद्धि बालकों की पहचान कैसा है? अमूर्त चिंतन का भाव होगा, शारीरिक दोष होगा, या सीखने में मंद गति होगी। ये सारे लक्षण कहलाते हैं। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है कि व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों पाई जाती है या क्यों होती है? और व्यक्तिगत भिन्नता से सभी को पता है इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। जी हाँ, जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है यहाँ से एक प्रश्न आएगा, और किस प्रकार से पूछा जा सकता है ये कोई नहीं जानता, इसलिए हर प्रकार से आपको प्रिपेयर और तैयार रहना है। तो व्यक्तियों में एक दूसरे में भिन्नता क्यों होती है? सभी लोग सोचिए अपने माइंड में, अपने माइंड की मेमोरी में थोड़ा ध्यान बलपूर्वक डालिए कि वातावरण के प्रभाव के कारण होगा, जन्मजात विशेषताओं के कारण होगा, वंशानुक्रम, वातावरण। तो आप सभी लोग जानते हैं मैंने क्या कहा कि जब व्यक्ति बालक के विभिन्नता, विकास, परिपूर्णता की बात करें तो वंशानुक्रम, वातावरण, इन दोनों की जिक्र अवश्य होगा। तो बस आंख बंद करके ऑप्शन नंबर सी कर लेना। जी हाँ, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है। इसका कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। अब देखिए प्रश्न पर ही उत्तर टिका हुआ है, छिपा हुआ है, आपको समझना है केवल। मनुष्य की बुद्धि के आगे पीढ़ियों में संक्रमित होती है। तो बुद्धि के आगे संक्रमित होना, इस कार्य के जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना। तो परिस्थिति का निर्माण करना, बस यही आपका उत्तर है। और परिस्थिति का निर्माण मतलब परिस्थिति क्या होती है? वातावरण। कोई भी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है, वातावरण को ही बोला जा सकता है, क्योंकि वातावरण वह शक्ति होती है जो हमारे चारों तरफ इर्द गिर्द होती है, वही वातावरण कहलाता है। अगला प्रश्न,
प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, अनुमांशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद, ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा टॉपिक है ना, पोषण, प्रकृति पोषण। जी हाँ, ये चाहे कोई भी शिक्षक भर्ती का आए, यहाँ से तो प्रश्न 1 नंबर का आना ही है, कोई भी शिक्षक भर्ती का प्रश्न हो। तो प्रकृति पोषण विवाद जो है किससे संबंधित होता है? आपके अनुमांशिकी और वातावरण, ध्यान रखिएगा। अनुमांशिकी वातावरण के चैप्टर को आज क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंबाइंड किया गया है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न तो पूछे जाते हैं, भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी, लेव वाइगोस्की, स्टर्नबर्ग या थॉर्नडाइक की बात होती। तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, ब्रदर सिस्टर टीचर्स, आप सभी लोग जानते हैं जब भी सामाजिक विकास की बात की जाएगी एक ही नाम आता है, लेव वाइगोस्की। क्योंकि वाइगोस्की की बात आती है तो सामाजिक विकास आता है, ठीक है। और थॉर्नडाइक की बात आती है तो कहीं ना कहीं भूखी बिल्ली का जिक्र हो जाता है। और जीन पियाजे जी की बात आती है तो संज्ञानात्मक विकास का जिक्र होता है। और ऐसे तीनों मनोवैज्ञानिक हैं, इन तीनों से 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा। तो टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चन इनसे भी लेकर आएंगे। जैसे जैसे पेपर नज़दीक जाएगा आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस वीडियोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता जाएगा, इसलिए नज़र टिका के इस सेंटर पे अपने परिवार से जुड़े रहिएगा, क्योंकि आपका ये अपना परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। अगला प्रश्न है, 2 संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जाता है? भौगोलिक, सामाजिकरण, अनुमांशिकता, वातावरण। तो आई होप अभी हो सकता आपने इस प्रश्न को ना समझा हो, एक बार रिपीट करता हूँ। 2 संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए उत्तरदायी, जब 2 संस्कृतियों के बीच व्यवहार अलग अलग होंगे, भाई संस्कृतियाँ अलग है तो कुछ व्यवहार डिफरेंस भी होंगे, अलग होंगे, तो उनमें अंतर के लिए जो उत्तरदायी माना जाता है वह सामाजिकरण ही होता है। क्योंकि समाज तो ही हमारा संस्कृति बनाया हुआ है, ये ऐसी संस्कृति होनी चाहिए, ऐसा कल्चर होना चाहिए, तो समाज के अकॉर्डिंग हो जाए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य होता है? अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो मेरे साथियों, मेरे शिक्षक बंधुओं, शिक्षा के संदर्भ में अगर प्रश्न आता है तो सामाजिकरण से तात्पर्य पूछा जाता है तो सामाजिक वातावरण के अनुकूल और समायोजन, क्योंकि सामाजिक और वातावरण अनुकूलन और समायोजन ये सारे इम्पॉर्टेंट, ये सारे पॉजिटिव ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव शब्द हैं, और पॉजिटिव निगेटिव जिसने समझ लिया, जिसने कॉम्बिनेशन समझ लिया, वो एग्जाम में फतह अवश्य कर लेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसको विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो विद्यालय में सामाजिकरण की विशिष्ट अवस्था जिसे माना जाता है वह आपका बाल्यावस्था होता है, क्योंकि बाल्यावस्था में ही बच्चा समाज में प्रवेश अवस्था है, मतलब बच्चा समूह में खेलता है, कूदता है तो सामाजिक में हो जाएगा, इसीलिए विशिष्ट अवस्था मानी गई है बच्चे की 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। 6 से 9 होता है पूर्व बाल्यावस्था और 9 से 12 होता है उत्तर बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बाल विकास में प्रश्न कितने आ जाएं आप सोच नहीं सकते। अगला प्रश्न है, बाद के रिश्तों के लिए पूर्वाभ्यास क्या कहा जाता है? यानी जो बाद में रिश्ते होने वाले हैं उस रिश्ते के लिए हम जब पूर्वाभ्यास करते हैं, जैसे किसी की शादी हो रही है, शादी के पहले ही अभ्यास किया जा रहा है कि हम दोनों कैसे रहेंगे, क्या सारी चीज़ें होंगी, हमारे जो बच्चे होंगे तो बच्चे के साथ हम कैसे चीज़ें करें, प्रक्रिया करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, किस विद्यालय में पढ़ाएंगे, कैसा कैसा करेंगे। तो इस पूर्वाभ्यास अगर आप करते हैं बाद के रिश्तों के लिए, आने वाले रिश्तों के लिए, तो क्या वह विकासात्मक समाजीकरण है, द्वितीयक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण या अग्रिम? तो भैया पूर्वाभ्यास कर रहे हैं किसके लिए? बाद के आने के रिश्तों के लिए, फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर को हम क्या करेंगे? अग्रिम समाजीकरण। क्या हो जाएगा? अग्रिम समाजीकरण। आने वाले समाजीकरण को अग्रिम समाजीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, बालक का समाजीकरण किससे संबंधित होता है? तो प्रश्न हमारा कह रहा है किससे संबंधित नहीं होता है। जब आपको पता होना चाहिए कि बालक का समाजीकरण किससे संबंधित होता है, तभी आप बता पाएंगे किससे नहीं होगा। यानी कि आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करने से वह प्रक्रिया जो तुरंत हो जाती हो, तो प्रक्रिया अगर तुरंत हो जा रही तो वह समाजीकरण से संबंधित नहीं होगा, ठीक है, ये नेगेटिव हो जाएगा। पेडागोजी में तुरंत मतलब नेगेटिव। आधारभूत मूल्यों को परिवर्तित करना, औपचारिक तथ्यों को प्रदर्शित करना, आदर्श आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना। तो ये तीनों ऐसे टॉपिक हैं जो आपके समाजीकरण से संबंधित है। लेकिन अगर फटाफट कोई जादू नहीं है, ठीक है, समाजीकरण बालक का विकास का समाजीकरण जो होगा वो कोई जादू नहीं होता कि आप तुरंत कर रहेंगे, तो तुरंत प्रक्रिया करने वाली ये बालक के समाजीकरण नहीं होती है।
जैसे जैसे बच्चा जाएगा सीखता जाएगा, समाजीकरण का अनुभव होगा। अगला प्रश्न, संस्कृति पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? जो संस्कृति कल्चर हमारा है, ठीक है, दिवाली में पूजा करना, होली में रंग लगाना और कई सारी मान्यताएं हैं, दुर्गा नवरात्रि में दुर्गा जी का देवियों की पूजा करना, अर्चना करना, व्रत रखना, उपवास रखना, तो ये संस्कृति पर हमारे शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना, संस्कृति हस्तांतरण को सहायता करना, संस्कृति का परिष्करण या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे मित्रों, संस्कृति की शिक्षा पर प्रभाव, इस संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखना है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायता करना है, संस्कृत हस्तांतरण मतलब बांटना, शेयर करना, संस्कृत का परिष्करण करना, ये सारे ऑप्शन आपके संस्कृति पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए साथियों, अगला प्रश्न है, ये भी संभावित प्रश्न है क्योंकि सामाजिक एक ऐसा टॉपिक है शिक्षक भर्ती में कि इसका लेवल बहुत ही हाई होता है और आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक परिवर्तन का सर्वाधिक कार्यकारी कारक धर्म, शिक्षा, सरकार या जाति क्या होती? देखिए, सामाजिक परिवर्तन कौन करता है? कोई धर्म नहीं करती, ना सरकार कर रही, ना जाति करेगी। सामाजिक परिवर्तन शिक्षा कर सकती, भी सकते हैं, लेकिन सर्वाधिक कार्यकारी शिक्षा होगी, क्योंकि शिक्षा से ही आप समझ पाएंगे ना कि सामाजिक परिवर्तन क्यों करना है, कैसे करना है, वो शिक्षा पर ही डिपेंड करता है। इसलिए शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। समाजीकरण, विकास, सीखना, परिपक्वता। तो एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया बताना है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। वह प्रक्रिया समाजीकरण ही कहलाती है। क्योंकि जब आपके कोई भी मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करेगा तो वह समाजीकरण होगा। भाई, समाज का सक्रिय सदस्य मतलब समाजीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बहुबुद्धि का प्रकार नहीं? और सभी को पता है कि बुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं। अभी हम पिछली क्लास में बुद्धि से 50 महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चनों का एक क्लास हमने दिया है। अगर आपने नहीं देखा, इन स्क्रीन पर हम दे देंगे, वीडियो जरूर देखिएगा। उस पर हमने 50 बुद्धि से संबंधित बताया आपको, जहाँ से एक नंबर 2 नंबर सभी को पता है बुद्धि टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो बहुबुद्धि का प्रकार आपका भाषाई होता है, स्थानिक होता है, पारस्परिक होता है, लेकिन विश्लेषण नहीं होता है। यही तो पूछा जा रहा है कि बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है तो विश्लेषण नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आपका डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धिलब्धि क्या होगी? इससे एक प्रश्न रखा हुआ है, ध्यान रखिए। पिछले बार भी पूछा गया, हर पेपर में एक प्रश्न आया है। इसके लिए फार्मूला होता है IQ निकालने के लिए MA ऑफ CA और मल्टीप्लिकेशन 100। MA मतलब होता है मेंटल एज, मानसिक आयु, करेंट एज वास्तविक आयु, मल्टीप्लिकेशन 100 कर दीजिए। मानसिक आयु को वास्तविक आयु में भाग दे दीजिए। तो मानसिक आयु 5 है, वास्तविक आयु 4 है, बस इसमें 100 का गुणा कर दीजिए, आपका IQ लेवल निकल आएगा, यानी कि बुद्धिलब्धता निकल आएगी। तो बुद्धिलब्धता निकालने के लिए कैसे हम करेंगे? तो 500/4 करते हैं तो यहाँ 25, 25 पंचे 125, 125 क्या आएगी? बुद्धिलब्धता आएगी। अब सोचिए, कोई बच्चा 4 वर्ष का है और 5 वर्ष के बच्चे के बराबर उसकी मानसिक और बुद्धिलब्ध है, तो अधिक हुई ना। तो 100 तो समान माना गया, तो 125 यहाँ पे हो जाए। और बुद्धिलब्ध एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एक प्रश्न आना ही आना है, हर शिक्षक भर्ती में आना है। अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है। यानी ये हमें सब पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये बताना कि सकारात्मक गुण, परिवेश का प्रभाव, हावधेनी का प्रभाव या प्रतिलोम का या प्रभाव का नियम। तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोग जानते हैं हावधेनी का जो प्रभाव है वह माता पिता यह अनुभव लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं। यह गुण सकारात्मक गुण क्या कहलाता है? हावधेनी का प्रभाव ही कहलाता है। ध्यान रखिएगा। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, ये हमारे थर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी है? देखिए, चाहे प्राथमिक पूछा जाए या द्वितीयक पूछा जाए, प्राथमिक द्वितीयक से एक प्रश्न आना ही आना है। तो दोनों प्रकार से हर प्रैक्टिस सेट में लेंगे हम।
तो द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी क्या होती है? विद्यालय मीडिया, मीडिया पास पड़ोस, परिवार पास पड़ोस या परिवार एवं मीडिया। तो द्वितीयक समाजीकरण मतलब सभी लोग जानते हैं। पहले में क्या आता है? परिवार आता है, लेकिन विद्यालय और मीडिया जो होता है हमारे समाजीकरण की द्वितीयक एजेंसियाँ कहलाती हैं। प्राथमिक क्या होता है? परिवार होता है। समाजीकरण की दो संस्थाएं हैं। बच्चे का समाजीकरण करने में अनेक प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार, पास पड़ोस, मंडली, विवाह, नाते, रिश्तेदारी, ये सारे आ जाते हैं। द्वितीयक में विद्यालय, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक, ये सारे संगठनों का योगदान, ये सारे आते हैं। तो ये जो चीज़ें हमने 4 लाइन में समझाई ना, ये 4 लाइन नहीं, आपका 1 नंबर है, याद रखिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ते रहिएगा, रिमाइंड करते रहिएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न था कि हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। ये बालकों के बोलने लगना, पहचानने लगा, कितने शब्द बोलने लगना, यहाँ से एक प्रश्न आता ही आता है। तो हिंदी अक्षरों को बालक जिस आयु में बोलने लगता है, अब यहाँ पे बोलने में तो कम आएगा, लेकिन पहचानने लगे हिंदी अक्षर, देखिए अब अक्षर शब्द दिया गया है, यानी काका गागा बच्चा कब पहचानने लगता है? जब बच्चा विद्यालय जाता है, और विद्यालय कब प्रवेश करता है? 5 वर्ष। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न है और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीन पियाजे जी का जिक्र हुआ है और पियाजे जी से 2-3 प्रश्न आना अनिवार्य है। पियाजे जी के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु की अवधि मानी जाती है? तो 0 से 2 वर्ष। कौन सी अवस्था कहलाती जीन पियाजे जी की? पहली अवस्था संवेदी गामक अवस्था। 2 से 7 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 होती है, लेकिन यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, डी वाला ऑप्शन सही हो जाए। और इस प्रैक्टिस सेट का 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। तो परिवार की भूमिका क्या निभाते हैं? परिवार की भूमिका कम महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होती है या गौण रूप में होती है? तो मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, आपको सभी को बताना है कि समाजीकरण में परिवार की भूमिका किस प्रकार से निभाता है परिवार, या किस प्रकार होती है? कम महत्वपूर्ण होती है, रोमांचकारी होती है, मुख्य होती है, गौण होती है। ये 30 क्वेश्चन हमने किया है। 30 क्वेश्चन नहीं, आपके एग्ज़ाम को फतेह करने के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 30 में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया इस प्रैक्टिस सेट में, इस मॉक टेस्ट में, सभी को कमेंट करके फीडबैक करके बताना है। और डेली 7 PM में आइए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी पक्की कीजिए और 101% एग्जाम को फतेह कीजिए। और जिनको भी हमारी टॉपर नोट्स चाहिए, सभी सब्जेक्ट की टॉपर नोट्स आ चुकी है। प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग टॉपर नोट्स आपको उपलब्ध हो रही है। और टॉपर नोट्स के बारे में जानने के लिए कि कैसे आपको प्राप्त होगी, किस प्रकार से मिलेगी, आपको केवल व्हाट्सएप मैसेज करना है 9630689598। इसमें आपको व्हाट्सएप कर देना, मैसेज करेंगे, हमें मैसेज प्राप्त हो जाएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। धन्यवाद सभी का, जय हिंद।